हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, हम उससे काफ़ी खुश हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना, जिसका कई लोगों को इंतज़ार था। कई सारे बच्चों ने हमसे कहा भी कि सर इस पर एक वीडियो जल्दी बनाएं। तो आज का टॉपिक है मिरर फार्मूला, जिसको बोलते हो दर्पण सूत्र। देखिए, इसके जो 80% 70% न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण सूत्र, जिसको कहते हो मिरर फार्मूला। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे दर्पण सूत्र। इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको मिरर फार्मूला। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? अवतल दर्पण के लिए, जिसको आप कहते हो कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इसका पोल हो गया। ये आपने इस पर पॉलिश कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं फोकस होगा। ठीक है, और फिर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और आपने एक ऑब्जेक्ट रख दी है, इसका नाम दे दिया OO डैश। अब आपको पता है जो लाइट रे इसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, जो प्रकाश किरण इसके समांतर आएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, मिरर से टकराएगी और अपने मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमने आपको बताए थे। तो ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हम नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं M और यहाँ से M डैश। मान लेते हैं कि ये देखिए, अब इसकी अगर थ्योरी लिखनी है तो माना हमारे पास एक अवतल दर्पण MM डैश है, जिसका ध्रुव P फोकस से फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, क्या बताया कि माना एक अवतल दर्पण MM डैश है, जिसका ध्रुव P फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक वस्तु OO डैश रखी है, जिससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A से टकराती है और फोकस से चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के बिंदु B से टकराने के पश्चात अपने मीडियम में वापस लौट जाती है। यह दोनों परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? I डैश पर, और प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पर डाला गया लंब क्या है? I डैश। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या है? ये I डैश जो है इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? OO डैश का इमेज होगा। इतनी बात क्लियर है? तो एक सिंपल से अगर थ्योरी हमको लिखनी है तो क्या लिखेंगे? माना MM डैश एक कॉनकेव मिरर है, जिसका पोल P फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट OO डैश रखी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगी मिरर के पॉइंट A से टकराने के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से चली जाएगी, और जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी मिरर के पॉइंट B से टकराने के पश्चात अपने मीडियम में वापस लौट जाएगी। क्लियर है? अब इसमें कुछ चीज़ें हम जो है लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट, जिसको आप हिंदी में कहते हो माना। हालांकि ये चीज़ें आप बता चुके हैं पहले ही कि मान लो P से O तक की डिस्टेंस कितनी है? माइनस की U। P से O तक की डिस्टेंस को आप कहते हो माइनस U। P से C तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हो? माइनस R। देखो, P से O मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको लिखते हो U से, और माइनस का क्यों? क्योंकि ये बाईं ओर है, तो इधर की जितनी भी पोल के बाईं ओर की जो डिस्टेंस होती है वो सब माइनस में ली जाती है। तो P से C की डिस्टेंस क्या हो गई? R। फिर P से I तक की डिस्टेंस को आपने क्या नाम दे दिया था? V, और ये भी माइनस का होगा। और P से F तक की डिस्टेंस को आपने कहा माइनस का F। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब देखिए, चित्र से देखेंगे, जिसको आप कहोगे फ्रॉम फिगर, मीन्स चित्र से या चित्रानुसार।
ठीक है। जब आप चित्र से देखेंगे तो क्या देखेंगे, ओ ओ डैश मीन्स ट्रायंगल ओ ओ डैश सी व आई आई डैश सी क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप, जिसको आप बोलते हो सिमिलर है। ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे कोई ट्रायंगल जो देखने में एक जैसे हों। जैसे हमने कहा ओ ओ डैश सी व आई आई डैश सी, अगर इन दोनों को देखोगे तो कुछ ऐसे हैं कि ये एक डायगोनल ले लिए, इस पर इस तरीके से एक लाइन बना ली आपने। अब यहाँ से देखिए ओ ओ डैश, यहाँ पर ओ डैश है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है, यहाँ पर आई और ये आई डैश। क्लियर है। तो ऐसे कुछ डायग्राम बन रहा है, ये आई आई डैश है, यहाँ से देखिए ये आई आई डैश, ओ ओ डैश सी, आई आई डैश सी, ऐसे बना। अब मान लीजिए जैसे इसको पकड़ो और इसको पकड़ के सीधा कर दो तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर आई था, ये आई डैश ऊपर आ जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो देखने में दोनों क्या हैं, एकदम एक जैसे हैं। ठीक है। हालांकि इसके एंगल भी सेम होंगे, लेकिन हम इस साइड के हिसाब से बताते हैं कि देखने में हमको लग रहा है कि दोनों क्या है, सेम हैं और दोनों क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैथ में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, सिमिलैरिटीज लॉ, जिसमें अगर कोई दो ट्रायंगल होते हैं तो उनकी किन्हीं दो साइड का जो रेशियो होता है दूसरे ट्रायंगल की किसी अन्य दो साइड के रेशियो के बराबर होता है। हिंदी की बात करें तो अगर कोई त्रिभुज समरूप हैं तो किन्हीं दो त्रिभुज के, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ओ ओ डैश सी व आई आई डैश सी, इसमें आप जब देखेंगे तो हमने कहा ओ ओ डैश अपॉन में आई आई डैश। देखिए हमने कहा इसका परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स लंब बटे लंब बराबर इसका हो गया ओ सी अपॉन में आई सी। क्लियर है। अपॉन में क्या हो गया, आई सी। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि ओ ओ डैश मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस। तो हमने कहा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू ओ सी, इसका बेस ओ सी हो गया और इसका बेस क्या हो जाएगा, आई सी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको सिमिलरली। ट्रायंगल यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एन। ठीक है। तो मान लिया ए एन एफ व ट्रायंगल आई आई डैश एफ क्या है, समरूप है। समरूप को आपने क्या बोला, सिमिलर है। क्लियर है। जैसे कि ट्रायंगल ओ ओ डैश सी व आई आई डैश सी समरूप थे, वैसे ही ट्रायंगल ए एन एफ व आई आई डैश एफ भी क्या है, सिमिलर है। तो जैसे इसमें हमने लॉ लगाया था वही लॉ इधर लगा देंगे। तो इसका देखिए परपेंडिकुलर कितना है, तो है एन ए। इसका परपेंडिकुलर कितना है, एन ए अपॉन में इसका परपेंडिकुलर क्या है, आई आई डैश। ध्यान दीजिएगा, अब एन ए लिखो या ए एन लिखो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। एन ए या आई आई डैश साइड की बात करता है और वो साइड वही मानी जाएगी। उधर इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर कितना है, आई आई डैश बराबर इसका बेस देखिए तो बेस कितना है, एन एफ। बेस कितना है, एन एफ, और इसका बेस कितना है, आई एफ। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं कि जो एन ए है, एन ए वो किसके बराबर है, ओ ओ डैश के। क्लियर। ये देखिए एन ए और ये जब पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जिसके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। तो कह सकते हो कि एन ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ओ डैश के। ये पॉइंट क्लियर है। और फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट एन एफ बराबर पी एफ और यहाँ पर लिख देंगे लगभग। ठीक है। ये मान लेते हैं कि जो एन एफ है ये डिस्टेंस है, वो ये मान लेते हैं कि ये पूरी है, क्योंकि पी एफ के कंपैरिजन में पी एन की वैल्यू कुछ नहीं है। हमने कहा कि आपको कंपेयर करना है, तो मान लो किसी टीचर से किसी नर्सरी केजी के बच्चे को कंपेयर कराया जाए तो कहा जाए कि इनका कंपटीशन होगा, टेस्ट होगा, तो फिर कोई मतलब रहेगा क्या। क्योंकि टीचर कितना भी आप मान लो
उसका लेवल डाउन हो, लेकिन किसी नर्सरी केजी के बच्चे से लो नहीं हो सकता। और ये मीन्स इन दोनों के बीच कभी कंपटीशन नहीं हो सकता। कंपैरिजन देखा जाता है कि किसके बीच किसका कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पर जब अब आप देखोगे कि पीएफ जो है, पीएफ के कंपैरिजन में जो पीएन है क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और इसीलिए हमने लिखा है लगभग। एक्चुअल में नहीं है लेकिन ये माना जा सकता है। तो आपने कहा पहले एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश अपॉन में आई डैश इक्वल टू एन एफ की जगह पर क्या लिख सकते हो, पी एफ, ठीक है, और अपॉन में आई एफ। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को जब देखेंगे तो देखिए इसका LHS कितना है, ओ डैश अपॉन आई डैश, और इसका LHS कितना है, ओ डैश अपॉन आई डैश। तो आप देखो एक नज़रिया ये है कि अगर इसके LHS बराबर हैं तो सिंपल सी बात है इसके RHS भी बराबर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ये समझ लो कि ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू क्या है, OC अपॉन IC। तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, है ना, जो समीकरण 1 की वैल्यू है किसमें पुट कर दो, समीकरण 2 में। तो ओ डैश अपॉन आई डैश की जगह पर क्या लिख सकते हो, OC अपॉन में IC। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, OC अपॉन में IC, क्लियर है। ओ डैश अपॉन आई डैश की जगह पर हमने समीकरण 1 से वैल्यू पुट करी OC अपॉन में IC, और इधर क्या है, PF अपॉन IF, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको OC, IC, PF और IF की वैल्यू चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आप देखिए डायग्राम से जब आप देखेंगे तो OC देख लीजिए कि जितनी भी वैल्यू आपने मानी है या जितनी भी वैल्यू हमको पता होती हैं पहले से, वो सब कहाँ से पता होती हैं, P से। हमने कहा P से O तक की U थी, P से C तक पता थी, P से I तक पता थी, P से F तक पता थी, है ना। तो सभी डिस्टेंस हमको कहाँ से पता थी, P से। लेकिन यहाँ पर हमको कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, O से C तक। जैसे हम मान लो एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कहा P से यहाँ तक की डिस्टेंस, P से यहाँ तक की डिस्टेंस, एक पॉइंट ले लिया A, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, मान लो 20 है, और फिर यहाँ से A से B तक की डिस्टेंस 20 थी, A से C तक की डिस्टेंस 15 है, ठीक। अब हमने कहा C से B तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो बताइए आप। A से B तक की डिस्टेंस क्या है, 20, A से C तक की डिस्टेंस 15, B से C बताना है ना हमको, तो हमको B से C बताना है। तो कैसे निकालोगे, 20 में से आप 15 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, और यही तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर है। वही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमने कहा क्या कि P से O तक की डिस्टेंस कितनी है, उसमें से हम अगर P से C तक की डिस्टेंस माइनस कर दें, पूरी में से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, OC। तो आप कह सकते हो कि OC की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, PO माइनस PC। तो आपने लिखा PO माइनस PC अपॉन में IC। अब IC में जब देखोगे तो हमने कहा PC माइनस PI, तो आपने PC से किसको माइनस कर दिया है, PI को, क्लियर है इक्वेशन। फिर अगला PF, देखो PF में कोई चेंज नहीं करोगे क्योंकि P से F तक की डिस्टेंस आपको पहले ही पता है, तो इसलिए इसको कोई चेंज नहीं करोगे। फिर IF, I से F तक की डिस्टेंस जब निकालनी है तो आपने क्या कहा, P से I में से PI से PF माइनस कर दो तो IF मिल जाएगा, PI से PF माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस IF मिल जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर में थोड़ी सी यही एक पॉइंट है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। बाकी जिसको ये चीज़ समझ में आ गई है कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आई है उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है समझने का। फ़िलहाल देखिए, अब मान लो हमको OC निकालना था, ठीक, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें पेन नहीं लेंगे। एक सिंपल सी बात सोचो कि O और C में ज़्यादा दूर कौन है,
और हमने पहले कहा इस डेरिवेशन में जितनी भी डिस्टेंस आपने नापी है वो सब कहाँ से नापी हैं, P से। तो अब P से आप लोग देखकर बताएंगे कि O दूर है या C दूर है। तो आपको दिख रहा होगा कि P से C पास में है, O दूर है। तो हमने कहा कि अगर O दूर है तो O से C माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? O से C। क्लियर है? फिर आपने किस में चले आओगे? IC में। अब डायग्राम पे चलो और बताओ कि P से कौन दूर है। तो P से आपको दिख रहा होगा कि C दूर है। तो हमने कहा अगर IC में C दूर है तो आप C से माइनस कर दो। इतनी बात क्लियर है? और हमने फिर कहा कि PF में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये हमको पहले ही पता है। और कौन बचा? IF में कंपेयर करो कि कौन दूर है, तो आपको दिख रहा होगा I दूर है। ठीक, ये एक चीज़ क्लियर आ गई। अभी इतनी समझ में आई। और आपने सब डिस्टेंस कहाँ से देखी हैं? P से। कहाँ से देखी हैं? P से। तो अब सबके साथ P लगा दो। हमने क्या किया? सबके साथ P लगा दिया। और अब आप इसको देखेंगे कि हमने मिटा दिया, लेकिन आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि जो अभी पहले आई थी इक्वेशन वही सेम बन के यहाँ पर आ गई होगी। और हमने कहीं से दिमाग नहीं लगाया था कि PO से PC माइनस करेंगे, PC से R माइनस करेंगे, समथिंग। हमने डायरेक्ट यहीं से देख के और आपको आसानी से निकाल दिया। अब देखिए, अब आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कि सभी हमने कहा कि जब वैल्यू आपको मिल जाएंगी, सब कहाँ से निकालनी थी? P से। तो जब सभी वैल्यू मिल गई तो आप वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे देखें PO कितना है? तो PO है माइनस का U, फिर माइनस PC आप वहाँ से देखेंगे तो कितना है? माइनस का R, फिर माइनस PC तो वो भी है माइनस का R, और माइनस PI जब देखेंगे तो वो है माइनस का V। ठीक है, इक्वल में आइए PF जब देखोगे तो है माइनस का F, फिर PI है माइनस V, और माइनस PF है माइनस का F। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस फार्मूले का और माइनस वैल्यू पुटिंग है, इसलिए हम ब्रैकेट ज़रूर लगा लिए ताकि कोई दिक्कत या कन्फ्यूज़न ना आए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस U और माइनस माइनस प्लस R। क्लियर है? इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ से माइनस R और माइनस माइनस प्लस V। क्लियर? फिर इधर माइनस F और माइनस V और माइनस माइनस प्लस F। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमेशा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा माइनस U प्लस का R इंटू माइनस V प्लस का F बराबर माइनस F इंटू माइनस R प्लस का V। क्लियर है? अब देखिए, अब आप इंटू कराएंगे तो आपको पता होगा कि जैसे हमने कहा x+2 और x+3, तो क्या करोगे? पहले x का दोनों से इंटू कराओगे, फिर इस 2 का दोनों से इंटू कराते हैं। सेम एज माइनस U का माइनस V से इंटू कराओगे तो हो जाएगा प्लस का UV, फिर माइनस U का F से इंटू कराओगे तो हो जाएगा माइनस का FU। ध्यान देना, UF या FU कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 × 2 या 2 × 3 से भी होगा। क्लियर है? तो माइनस का FU लिखो और चाहे UF लिखो। फिर अब R का इंटू कराओ तो माइनस का RV से कराओगे तो माइनस का RV, और फिर प्लस का प्लस से कराओगे तो प्लस का FR। इधर भी इंटू कराइए तो माइनस F माइनस R, माइनस माइनस प्लस FR, और माइनस से प्लस माइनस F का V से कराओगे FV। अब आप FR प्लस का है, इधर भी FR प्लस का है तो FR से FR कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब UV प्लस का था, इक्वल का साइन लगाइए, ये दोनों माइनस हैं, दोनों को ट्रांसफ़र करोगे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस का था, इधर आया प्लस हो गया, प्लस RV है, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और इधर FV पहले से ही है। क्लियर? अब आपको पता है, ठीक है, एक चीज़ हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। तो R बराबर क्या होता है? 2F। ठीक, तो मिरर फार्मूले में हमको सिर्फ U और V और F चाहिए होते हैं, तो यहाँ से हम R की वैल्यू क्या कर देंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, UV बराबर FU प्लस
आर वी लिखा है, आर की जगह पर क्या पुट करेंगे 2f, तो क्या हो जाएगा 2fv और माइनस का fv। क्लियर है। अब देखिए uv fu प्लस 2fv से fv माइनस करो तो क्या आ जाएगा प्लस का fv। अब यहाँ पर करेंगे uv f से भाग देने पर, क्या करेंगे फिर भाग देने पर। पूरी इक्वेशन को आप UVF से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए UV था अपॉन में UVF प्लस FU था तो हो गया UVF और प्लस FV था तो हो गया UVF। अब देखिए जो कट रहा होगा उसको काट दीजिए, तो UV से UV कैंसिल हो गया, FU से FV कैंसिल हो गया, FV से FV कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। ये होता है मिरर फार्मूला। ये हमने बताया आपको कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसा ही होता है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये अगर आपको आसानी से समझ में आ चुका है तो कॉन्वेक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं मिरर फार्मूला। हमने कहा कि इसकी प्रैक्टिस आप 2-4 बार ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी बच्चे को कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल लगने हैं। तो कैसी लगी देखिए, अगले लेक्चर में हम आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यकीन मानिए कि आने वाले समय में जैसे जैसे न्यूमेरिकल लगेंगे आपको क्लासेस में बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी आपको फिजिक्स की क्लास चल रही है, अभी मैथ की क्लास मिल रही है, अभी केमिस्ट्री की क्लास मिल रही है, इंग्लिश की क्लास मिल रही है। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, आपका रिज़ल्ट बेहतर होने वाला है, ठीक है सभी बच्चे। तो आप लोग को कैसी लगी क्लास ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, कल हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, उसमें 2-3 बच्चों ने कमेंट किया, उसमें 1 बच्चों के बहुत सही थे, एक बच्चे ने 2 गलतियां कर दी थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। जैसे कार्तिकेय निगम के नाम से था, उसने सभी आंसर सही बताए थे। और एक कोई आर्ट वगैरह करके ना एक चैनल वो बनाया था एक बच्चे ने, उसके 6 सही थे, 2 गलत थे। और एक बच्चा आज हमारे साथ जुड़ा था बिहार से, ठीक है। उसकी डिमांड थी कि उसको मैथ की क्लास प्रोवाइड करी जाए। तो हम उससे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, और बहुत जल्द हो सकता है कि कल या परसों से ही आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहें।